देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर 13 नंबर न्यूक्लिया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एटॉमिक मास या कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। फिर डिस्कशन किया गया है साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कशन है, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से सम कुछ थोड़ा सा हिस्सा डिड्यूस्ड है, पूरा नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी फिर लास्ट में, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। ओके, अब इसका एनसीईआरटी में अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसने पूरा लिंक किया है इसके प्रीवियस चैप्टर से। इसको याद होगा आपको, पिछले चैप्टर में अपने गेगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, या जिसको और कहा जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें ये पता चला कि जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल बताया था वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत था, है ना। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो उन्होंने बम्बार्ड किए थे गोल्ड की शीट पे, 99.99% वो बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स आर पार चले गए। ओके, ओनली 0.01% जो पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए थे। अल्फा पार्टिकल का खुद का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। और जब वो आए और डेविएट हुए तो उससे नतीजा क्या निकला कि एटम में सेंटर में कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो उसे क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। देखो, हम लोग अभी काफ़ी कुछ जानते हैं, मगर हमको उनके साथ चलना है, उस एज के साथ चलना है कि भैया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सारी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कवरी हुई। ये पूरे एटम के हर एक कंपोनेंट के बारे में जो डिस्कवरी अचानक नहीं हुई, सब कुछ एक साथ वन बाय वन हुआ। पहले लोग सिर्फ एटम को मान के चल रहे थे, पहले ये मान के चला गया कि सिर्फ एटम ही है ना, आपका उससे बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। बाद में बोला गया कि नहीं भाई, एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो उसमें बहस चली कि कैसा होता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने ये इस्टेब्लिश किया, कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से गलत था। फिर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने कहा एटम का एंटायर मास यानी कि 99.99% मास वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अतराफ यहाँ पर गोल गोल घूमता रहता है। अब ये जो चैप्टर है पूरा इसी न्यूक्लियस के बारे में है। ये तो समझ में आ गया कि एंटायर मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में। ये तो समझ में आ गया, मगर न्यूक्लियस है कैसा? न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना। ये सब चीज़ों को हम कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो ये हमको ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। इस चैप्टर में जनरली हम लोग मेन रखेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पे हमारा ध्यान रहेगा, जिसके अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी देखने वाले हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियस में से भी जो एनर्जी और उसके जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन आगे जाके। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो कि पूरा पिछले चैप्टर से लिंक था। मगर आगे बढ़ने से पहले, न्यूक्लियस की स्टडी करने से पहले, मुझे यहाँ पर आपका एटॉमिक मासेस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब बोले एटॉमिक मासेस क्या होता है? यहाँ पर अगर मैं 13.1 अगर देखूँ तो 13.1 जो मेरा टाइटल है, इट सेज एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका लिखना हो गया सभी का कंटेंट, क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता फिर इधर नीचे का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्टडी करना है 13.2.1 एटॉमिक मासेस के बारे में। एटॉमिक मास, फिर उसके बाद आगे जाके अपन जाएंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पे।
उसके बाद अपन जाएंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में, दैट इज अ फर्दर टॉपिक, है ना, क्योंकि सेकंड जो आप टॉपिक देख रहे हैं उसके अंदर ये दो टॉपिक्स का मर्ज है। अच्छा ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर 13.2.1 एटॉमिक मास ओनली। ठीक है, देखो एटॉमिक मास क्या है, ये असल में एटम्स का मास नापने की एक यूनिट है। ये क्या है असल में? एटम्स का मास नापने की एक यूनिट है। एटम बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल। अगर मैं उसका मास कैलकुलेट करने बैठूं एसआई सिस्टम में, यानी किलोग्राम में, तो जैसे कि अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास या मास कैलकुलेट करने बैठता हूं इन किलोग्राम्स, तो वो उसकी वैल्यू जो आएगी इट विल 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। तो कार्बन का जो मास आएगा तो भैया हम देखते हैं 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम से आएगा। अरे भैया एक मिनट, दरवाजा खोल दीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके बेटा, ध्यान दो इधर। तो हम ये देखते हैं कि जो एटम्स के मास है, अगर हम ये यूनिट में कैलकुलेट करने बैठेंगे तो वो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए हम लोग ने सोचा कि नहीं यार, कुछ नया यूनिट इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाइड्रोजन के मास को, हाइड्रोजन एटम के मास को आधार बनाया गया, क्योंकि देखा ये गया कि अपने आसपास नेचर में जो ज़्यादातर एटम्स अवेलेबल है उनके जो मास है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होते हैं। तो उसको बेस माना गया, उसको आधार माना गया कि अच्छा ठीक है भैया, हम लोग क्या करेंगे, फिर उसकी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मगर कैसे? तो बोले उसके लिए एक नया यूनिट डिफाइन किया गया, नेम्ड एज एटॉमिक मास यूनिट, है ना, जिसको आप 1U से, जस्ट एक एटॉमिक मास यूनिट को 1U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1U कितना होगा? जैसे अगर मैं कार्बन एटम के थ्रू अगर उसको वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो जो उसका मास है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 12, जिसकी वैल्यू जो आएगी 1, पूरा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, माइनस 1 क्या हो रहे, सॉरी, हाँ 1.92647, हाँ, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो भैया इसको बेस बनाया गया। अच्छा भाई ठीक है, तो बोले इस वैल्यू को आप क्या कहेंगे? इस वैल्यू को आप क्या कहेंगे? 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। आया बात समझ में आपको? अच्छा देखो, जैसे कि मैंने कहा कि जनरली ऐसा होता है कि हमारे आसपास जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद है, दे आर, उनका जो एटॉमिक मास होता है, दे आर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मगर ये 100% ट्रू भी नहीं है। ऐसे कई सारे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि He का कितना है, तो अपन बोलते 4 टाइम्स ऑफ H। हीलियम का मास कितना है बोलते अपन, है ना, अपन ने कैलकुलेशन में यूज़ किया ना कई बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कैलकुलेशन में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कैलकुलेशन में, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी मास ऑफ हीलियम एटम, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के 4 टाइम्स रहता। अपन ने ये बहुत बार यूज़ किया उस चीज़ को लेकर। तो ऐसा है कि देखो भाई, हम जो देख रहे हैं कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ही होगा कि हर एटम इसी तरह को फॉलो करे। कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं।
जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, अगर आप बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो आपका मास होता है, इट इज एटॉमिक मास इज 35.64 टाइम्स ऑफ यू। अब ये तो इंटीग्रल नहीं है, आप बोल सकते हैं कि 36 टाइम्स ऑफ यू है, 35 टाइम्स ऑफ यू है। नहीं भाई, ये तो यार अप्रोक्सीमेशन में कोई फ्रैक्शन में आ रहा है ये, तो ऐसा हर बार होगा क्या? ऐसा नहीं है। तो बोले ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो उसके पीछे का कारण निकल के आया, बहुत ज़्यादा खोज करने पे इसका कारण निकल के आया। बोले ये कारण हो रहा है आइसोटोप्स के कारण, ये सब चीज़ें हो रही है आइसोटोप्स की वजह से। तो बोले आइसोटोप्स क्या चीज़ है? फिर आइसोटोप्स किस चीज़ का नाम है? आइसोटोप्स क्या बला है ना? तो व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे जाएंगे आइसोटोप्स पे। तो भाई पता चला आइसोटोप्स, जिसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। कि सेम एलिमेंट्स के कुछ एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है। हमने देखा आसपास में नेचर में मौजूद बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो केमिकली तो बिल्कुल सेम थे मगर मास में थोड़े से अलग अलग थे, माइन्यूटली डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा नहीं है, माइन्यूटली डिफरेंट थे। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई केमिकली तो भाई इनका पूरा नेचर सेम है मगर मास में क्या है, थोड़े से डिफरेंट है? तो भाई कुछ ना कुछ उनमें एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से एटॉमिक मास किसी एक का क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग ने कहा कि भैया ये कौन क्या कहलाएंगे? आपके आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन का जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास देखा गया 34.98 टाइम्स ऑफ यू, और दूसरे क्लोरीन का एटॉमिक मास देखा गया 36.98 टाइम्स ऑफ यू। ओके, तो अब हम लोग ने देखा कि भैया क्लोरीन का जो एक आइसोटोप है उसका मास है 34.98 टाइम्स ऑफ यू, मगर दूसरा जो आइसोटोप है उसका मास कितना रहा? 36.98 टाइम्स ऑफ यू। अब इसका रिलेटिव अबंडेंस, अब ये नया वर्ड आया होगा तुमको, रिलेटिव अबंडेंस। क्या होता है रिलेटिव अबंडेंस? एनी आइडिया? हाँ, अपन बोल सकते हैं कि भाई आसपास जो मौजूद है तो उसमें कितना परसेंटेज इसका शुमार है ना? तो अब क्लोरीन में जैसा देखा गया कि इसका रिलेटिव अबंडेंस जो आया इट इज़ 75.4%, और ये दूसरे आइसोटोप का जो आ रहा है वो इट इज़ 24.6%, है ना? तो हमने देखा कि हमारे आसपास जितने भी क्लोरीन के अलग अलग आइसोटोप्स मौजूद है, दो ही आइसोटोप्स हमको मिले, तो उसमें से अगर इसका अबंडेंस देखा जाए, रिलेटिव अबंडेंस 75.4%, मतलब प्रकृति में, नेचर में जितने भी जो आपके आसपास क्लोरीन के एटम्स मौजूद है उसमें से 75.4% ये वाले हैं और 24.6% जो है ये वाले आपको मिलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर उसका एवरेज एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना रहा तो एवरेज एटॉमिक मास, तो मैं क्या करूंगा फिर? इसके मास को, है ना, इसके मास कितना है इसका 34.98 मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज 75.4, इसका कितना है 36.98 मल्टीप्लाई बाय 24.6 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा मैं। ठीक है, जो कि वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएंगी 35.47 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें वैल्यू कितनी निकल के आ रही? 35.47 एटॉमिक मास यूनिट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्लोरीन का 35.644, वही रहता अप्रॉक्सीमेटली, वही आंसर आ रहा है। ठीक है।
तो यहाँ हम लोग ने देखा आइसोटोप्स के बारे में, फिर बाद में देखा गया इसी तरह से, चलो आइसोटोप्स क्या है, तो हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स का स्पेशल डिस्कशन करेंगे हम। लिख लो पहले, ये रफ में लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो हम लोग ने आइसोटोप्स के बारे में देखा और क्लोरीन के आइसोटोप के बारे में स्टडी किया, है ना। हमने देखा कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, जिसमें से, है ना, एक है जिसका एटॉमिक मास है 34.98 U एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरे का है 36.98 एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एबंडेंस पहले वाले का ज़्यादा है, दूसरे वाले का बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर हमारा फोकस है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखा ये गया कि हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स पाए गए, है ना। एक तो एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम ही होता है, जिसको अपन सिंपली बाद में बोलेंगे, उसका नाम बताऊंगा मैं, और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रीटियम। इसको हम लोग 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2, 1H3। अगेन जैसे मैंने कहा, हम लोग आज के दौर में जानते हैं कि ये ऐसा क्यों है, मगर हम चल रहे हैं उन लोगों के साथ, है ना, इतिहास को पढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं है क्यों है करके, यहाँ पर ये क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन करको, है ना, कि भैया आप जानते ही नहीं यहाँ पे। तो भैया ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है, हम लोग जो जानते थे हाइड्रोजन एटम, असल में 99.98% जो आसपास रिलेटिव एबंडेंस है वो है आपके ये वाले एटम का। आसपास जितना भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा, है ना, जो भी आपके सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, वो है ये वाला हाइड्रोजन। ये तो आपको एक्सपेरिमेंटली बनाना पड़ता है लैब में, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटली लैब में बनाना पड़ता है 1H3। ठीक है, अब ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा है कि 99.98% जो अवेलेबल है वो ये वाला है कि ये भी है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम भी है, बट ट्रिटियम तो नेचुरली नहीं है अवेलेबल, प्रैक्टिकली लैब में जनरेट करना पड़ता। मतलब 0.01 या 0.2% इसका होगा ड्यूटेरियम का, उसके अंदर जो कहा जाए कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कहा जाएगा, या रिलेटिव अबेंडेंस कहा जाए, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। तो अब ऐसा है, जस्ट अ मोमेंट है, अब ऐसा है कि देखो, जब हर एक का एटॉमिक मास देखा गया तो इसका एटॉमिक मास आया 1.0078 टाइम्स ऑफ U, इसका एटॉमिक मास आया 2.0141 एटॉमिक मास ऑफ U, और ये साला 4 भी एक जैसा दिख रहा है, U भी एक जैसा दिख रहा है मेरा। हाँ, इसका एटॉमिक मास आ रहा है 3.0160 एटॉमिक मास ऑफ U। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर मैं यहाँ पर इसके न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करूँ, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का मास। अब ये ऐसा है कि हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस जो पाया गया उसमें एक पॉजिटिव चार्ज था सिर्फ, और कुछ नहीं था, तो उसको नाम दिया गया हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को, इसके न्यूक्लियस को आपने नाम दिया, क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। ठीक है, अब जब आप क्या करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन के मास को आप रिड्यूस करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम में से आप इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और फिर वो रिड्यूस करने के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का मास। और वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का जो मास आया था, जिसको अपन कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, इट कम्स आउट टू बी 1.00727 टाइम्स ऑफ U, जिसकी वैल्यू अपन कह सकते हैं 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, अगेन मैं बता रहा हूँ ये वैल्यू कैसे निकाली गई। देखो अपने पास मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था, इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें से रिड्यूस किए, है ना,
और उसको रिड्यूस करने के बाद फिर हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो इससे हमें पता चला मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में कि एक्चुअली प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक खास बात बता दूं कि जैसे ट्रिटियम, जैसे हमने कहा ट्रिटियम आपका नेचुरली अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल भी है। अनस्टेबल मतलब वो नहीं रह सकता अपने जो कहा जाएगा जो भी अपना स्वरूप है उसका, है ना, जो भी उसका नेचर उसमें वो नहीं बन पाएगा, वो कुछ ना कुछ बाइफरगेट कर जाएगा आगे जाके। जैसे न्यूट्रॉन्स को भी आप देखते हैं, आपने पढ़ा था कि भाई वो एंटी न्यूट्रिनो ये सब चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है आगे जाके। तो वैसे ही प्रोटॉन भी जो है कहा जाएगा वो स्टेबल, क्योंकि अपना ट्रिटियम जो है वो स्टेबल नहीं रहता। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि भाई ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास, उसके बारे में हमने स्टडी की। इतना ही आपको डेटा है एनसीईआरटी में। केमिस्ट्री में शायद आपने ज़्यादा पढ़े होंगे इसके बारे में, है ना, और अगर आप स्टेट बोर्ड के ज़रिए पढ़ेंगे तो इतना भी नहीं है पढ़ाया था, बस डायरेक्टली उसके डेफिनेशंस पढ़ाते हैं, आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं अपन इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है करके, है ना, केमिस्ट्री में ऑलरेडी हो जाता है। अब ऐसा है कि तुमको लिमिट करना है, ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो जो वैल्यूज़ जो चीज़ दी गई है एनसीईआरटी में वही चीज़ तुम्हारे को एग्ज़ाम में आना है ना। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को, नहीं तो वो थोड़ी देर में ख़त्म होता है वो डेफिनेशन बता के। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की तरफ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग ने शुरू में देखा एटॉमिक मास के बारे में, हमने देखा ज़्यादातर एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, मगर हर कोई वैसा होगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। जैसे क्लोरीन का हमने एवरेज एटॉमिक मास देखा था तो समवट 35 पॉइंट क्या था रे वो 35.64 समथिंग, या जस्ट अ मोमेंट है 35.46, हाँ जो एवरेज आया था 35 पॉइंट, अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ है, हाँ 35.46 या 35.47 एटॉमिक मास यूनिट आया था। फिर बोले इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो बोले भैया देखा आपने आसपास सराउंडिंग में देखा तो ऐसे एलिमेंट्स मिले बहुत सारे हमको जिनका एटॉमिक उसका जिनका केमिकल नेचर तो सेम था, केमिकली दो सेम थे, मगर भाई उनके एटॉमिक मासेस कैसे थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। तो भैया ऐसे एलिमेंट को नाम दिया गया आइसोटोप्स। क्लोरीन के बारे में पढ़ा हमने, देखा उनका रिलेटिव अबेंडेंस कि भैया क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास इतना, एक दूसरे का एटॉमिक मास उतना, प्रकृति में सराउंडिंग में ज़्यादातर ये मिलता है 75.4%, बाकी ये मिलता है। इसी तरह हाइड्रोजन का देखे हमने, हाइड्रोजन के 3 हैं, 1H1 H2 H2 1H3, जिसकी वजह से एक को हाइड्रोजन एटम बोला जाता है, और ड्यूटेरियम ट्रिटियम, है ना। सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है यही है आपका फर्स्ट वाला 1H1, और ये बहुत ही कम, और 1H3 तो आपको प्रैक्टिकली मिलेगा भी, नेचर में मिलेगा भी नहीं, उसको लेबोरेटरी में ही तैयार करना पड़ता है। और सभी के एटॉमिक मास यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा है कि भैया मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के एटॉमिक 1H1 के एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास मैंने माइनस किया, तो पता चला मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, है ना। मगर मसला ये आया कि यहाँ पर ऐसा है कि कई बार देखा गया कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 है, कि भैया इसमें हाइड्रोजन के मुकाबले सिर्फ 2 एक्स्ट्रा के क्या है, प्रोटॉन है। तो अगर मैं सपोज़ करो एक तराजू के एक हिस्से में हीलियम का एटम रखता हूँ, अगर मैं पुराने दौर के हिसाब से सोचूं, अभी आप अपना दिमाग मत घुसेड़ना उसके अंदर, है ना, कि हम बोलेंगे भाई एक तराजू में भैया हीलियम का एक एटम रखा मैंने, मैं बोलूँगा देख हाइड्रोजन तेरे पास कितना है माल, वो बोलेगा भाई मेरे पास तो भाई एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, बाकी इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अच्छा, मैं बोलूँगा हीलियम तेरे पास क्या है, तो बोले मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस है या 2 प्रोटॉन है। अभी न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं है अभी भाई, और बाकी चल ठीक है। अगर ऐसा हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ लगा कि तराजू के इस हिस्से में 2 हाइड्रोजन एटम रखो, 2 हाइड्रोजन एटम रखो, और यहाँ रखो हीलियम एटम, तो ये दोनों हो जाना चाहिए बैलेंस। मगर देखा गया हीलियम तो अभी भी नीचे जा रहा, यानी इसका वजन अभी भी ज़्यादा है। मैंने एक और हाइड्रोजन एटम रख के देखा, थोड़ा सा कम हुआ, एक और हाइड्रोजन एटम रख के देखा, थोड़ा सा कम हुआ। तो भैया अब देख रहे ये दोनों बैलेंस हो गए। तो भैया यहाँ पर एक हीलियम एटम का मास 4 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है।
इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता, उसको तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, एक छटाक बार का इलेक्ट्रॉन है बस उसके अंदर। मगर यार कुछ तो ज़्यादा है यहाँ पर, कुछ तो ज़्यादा है यहाँ पर कि जो भाई जिसके कारण जो है आपके हीलियम का मास जो है 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर हो जा रहे। ऐसा क्या चीज़ है? क्योंकि देखो इसके पास 2 प्रोटॉन है, इनके पास 1-1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो बराबर के हिसाब से 2 हाइड्रोजन एटम काफ़ी थे, 2 प्रोटॉन काफ़ी थे, है ना। मगर ऐसा क्या है इसके अंदर? तो ये क्या है, इसको अचानक से एकदम डिस्कवरी तो नहीं हो पाई इसकी, है ना। अचानक से इस चीज़ का डिस्कवरी हो नहीं पाया। इन द ईयर 1932 में आपके जेम्स कैडविक नाम के, चैडविक क्या है नाम इसका, है ना, जेम्स कैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। चलिए मैं 1 मिनट बता देता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर थोड़ा प्रॉपर फील आने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक शीट है, एक बेरिलियम की शीट है। यहाँ एक वैक्स की शीट है जिसकी थिकनेस है अराउंड 2 mm। यहाँ है आपका आयोनाइजेशन चैम्बर। चलो इधर जान लो, यहाँ है आपका आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ से जेम्स कैडविक साहब ने हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर इमिट किया, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को इसमें से इमिट किया। जब हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किया बेरिलियम की शीट पे, तो यहाँ से कुछ रेडिएशन बाहर निकलता हुआ नज़र आया, कुछ चीज़ें बाहर निकलते हुए नज़र आई जिसका कोई चार्ज नहीं था। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नाइदर बाय मैग्नेटिक फील्ड। ना ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का असर होता। इससे ये साबित हुआ कि भैया यहाँ जो भी चीज़ है वो न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है। पहले उन्होंने क्या समझा कि यहाँ से गैमा रेज बाहर निकल रहे हैं, ऐसा पहले उन्होंने समझा कि क्या निकल रहे हैं यहाँ पर, गैमा रेज बाहर निकल रहे। मगर उन्होंने क्या देखा बाद में कि भैया यहाँ से जब गैमा रेज वैक्स के इस 2 mm की शीट से बाहर निकली, तो यहाँ पर से कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकले। गौर से देखने पे पता चला वो प्रोटॉन्स थे, गौर से पता चला यहाँ पर ये प्रोटॉन्स थे। आयोनाइजेशन चैम्बर से पता चल जाता है ना, कि ये क्या है बेटा, प्रोटॉन्स है करके। अब वो ऐसा है कि जब गैमा रेज किसी बॉडी में से जाते हैं तो वो उतना कैपेबल नहीं होते कि उसके बॉडी के जो पार्टिकल्स है उसको डिसलोकेट कर सकें। उनमें उतना मोमेंटम नहीं होता कि किसी बॉडी के पार्टिकल को डिसलोकेट कर सकें। बात समझ में आ रही क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी में शीट में से लाइट को पास करता हूँ, है ना, किसी शीट में से मैं लाइट को पास करता हूँ, तो क्या वो शीट में से जो लाइट जा रही वो उसको पार्टिकल्स को डिसलोकेट कर सकती क्या? नहीं। लाइट तो है ना, एनर्जी गैमा तो नहीं है, मगर एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो भैया वहाँ पर देखा गया कि भैया यहाँ से अगर पार्टिकल्स डिसलोकेट हुए हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स निकले हैं बाहर, तो ज़रूर यहाँ जो पार्टिकल है वो गैमा रे तो नहीं है। कोई ऐसा पार्टिकल आया है जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन के आसपास का होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन पढ़े ना अपन ने, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते, मोमेंटम लगाते, उसके ज़रिए उन्होंने इसका मास कैलकुलेट किया। पता चला कि जो इस चीज़ का जो मास है, ये जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इट कम्स आउट टू बी 1.00866 टाइम्स ऑफ U, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत उन्होंने क्या किया, उसका मास कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू इतनी
I, और आपने नोटिस किया होगा कि इट इज़ वेरी क्लोज टू द मास ऑफ प्रोटॉन। देखो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.67262 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, और ये क्या 1.6749 है ना, मतलब 3 डिजिट तक तो वो सेम ही है, उसके बाद जाके वो बदल रहे है ना। तो इससे ये साबित हुआ कि भैया यहाँ पर जो भी चीज़ था ये एक नया पार्टिकल है, ये जो एटम्स में मौजूद होता होगा, क्यों कहाँ होगा, कहाँ से आया होगा, तो वो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स कहाँ से निकला, प्रोटॉन निकलता कहाँ से, आपके न्यूक्लियस से। तो बोले वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटॉन के मास के आसपास है और उसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। ऑन दैट बेसिस उसको फिर नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उसको नाम क्या दिया गया बेटा फिर, न्यूट्रॉन। आया समझ में। तो यहाँ पर हुई आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद। ओके, फिर उसके बाद जैसा कि ये पता चला कि ये जो न्यूट्रॉन है जब तक आपके न्यूक्लियस में है, ये न्यूट्रॉन जब तक आपके न्यूक्लियस में है ये हाईली स्टेबल है, मगर जैसे ही वो न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से न्यूट्रॉन जो है आगे जाके देखा गया है कि ये स्प्लिट होता है। स्प्लिट बोलना गलत हो जाएगा, कन्वर्ट बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। एंटी न्यूट्रिनो में ये इसमें स्प्लिट होता है। अभी जब हम लोग रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को कि आपके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है ना। तो ये जब भी न्यूक्लियस आपके, जब तक के न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन जब तक के न्यूक्लियस के अंदर है वो हाईली स्टेबल है, मगर जैसे ही उसके लेवल को वो क्रॉस करेगा, वो बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और ये फलाना फलाना चीज़ों को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, तो ये आपका था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। फिर आएगा आपका कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो भाई आपको मालूम ही होगा, ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस भाई समझ में आ गया भाई। अच्छा, फिर ऐसी बात है तो न्यूक्लियस के अंदर है ना कुछ प्रोटॉन्स होते होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स होते होंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी हमारा सेकंड पार्ट चालू है ना, 13.2.2 कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, Z से। तो ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वैसे उसको कॉमन में क्या बोला जाता, न्यूक्लियॉन। कॉमन वर्ड क्या है उसके लिए, न्यूक्लियॉन्स। तो उसको आप क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, है ना। अगर मेरे पास कोई X नाम का कोई एलिमेंट होगा, X नाम का कोई एलिमेंट होगा, तो यहाँ मैं उसका क्या रिप्रेजेंट करूँगा, एटॉमिक मास नंबर, और यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, एटॉमिक नंबर। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या था, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या थी, एटॉमिक मास नंबर। तो ये चीज़ भले ही पांचट होंगी तुम्हारे लिए, अरे क्या सर ये तो बहुत ईजी है, हमने केमिस्ट्री बहुत घस के पढ़े हुए हैं, है ना। तो फिर भी मेरा काम है बताना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, फिर आया हमारा आइसोटोप्स, तो हो गया। फिर है आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग
same atomic mass number but different atomic numbers. इस एग्जाम्पल के तौर पे 1H3 2He3 है ना, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स हो जाएंगे, है ना। इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है मगर एटॉमिक मास नंबर सेम है। इसी तरह 6C13 और 7N13 कार्बन का और नाइट्रोजन का, देखो ये एटम, जिसका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है भैया बट एटॉमिक मास नंबर कैसे हैं, सेम। तो दीज आर आइसोबार्स। फिर आएगा आखिरी में आइसोटोन्स। क्या आएगा यहाँ पे आइसोटोन्स बोले तो, एटम्स ऑफ सेम नहीं रे, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, है ना। अब तुम्हारे को एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि पूछेगा पता लगाओ ये पेयर जो है ये आइसोटोप है, आइसोटोन है ना, या आइसोबार है, इस तरह से पूछ सकता है। वो तो ईजी है तुम्हारे लिए शायद। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ मर्क्यूरी और गोल्ड का, 80 198 और बाद में गोल्ड का है 79 197। ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाइड जो है आइसोटोन्स है, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाइड आइसोटोन्स है। इफ़ यू सी यहाँ पर देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक मास नंबर है। अगर 198 माइनस 80 करूँगा कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 118। यहाँ पर भी अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 118 ही आएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर देखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, एटॉमिक मास भी अलग अलग है मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, सेम है, हेंस दे आर नोन एज आइसोटोन्स। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है सिलिकॉन और फॉस्फोरस का, 12 31 एंड फॉस्फोरस का जाएगा 15 32, 12 31 15 32। तो चलिए बताइए, थर्टी वन में से 12 गया कितना बचा, 31 में से 12 गया कितना बचा, 19, 32 में से 15 नहीं रे 13 होगा, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गलत हुआ ये। एटॉमिक नंबर क्या है फॉस्फोरस का, हाँ मैं शायद से एटॉमिक नंबर्स गलत दिख डाला। देखो सिलिकॉन और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर देखो, अच्छा सिलिकॉन का 14, वो गलत दिखा फिर मैंने, ये गलत हो गया मेरे से। हाँ 31 अप और 4 बराबर 82 उसको वो है ना सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वैलेंसी 4। हाँ तो 31 में से 14 गया कितना बचा, 16 16, 32 में से 5 जाएगा तो 10 में से 11 में से 6 नहीं 17 17 17 17 17 और यहाँ से भी 17। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर 17। ऑल ऑफ दीज आर आइसोटोन्स। लिख लो।
तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। कुछ नहीं, सब वही चीज़ें थी जो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। हाँ, मगर देखो बोर्ड एग्जाम में इसको कैसा लिखना है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मैंने बनाकर दे दिया, उसमें से आपने पढ़ लेना है ना। कुछ खास तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी इसमें। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज़ 13.3, दैट इज़ साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। चलो, अब ऐसा है, जब आप साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना, कैसे स्टडी कर रहे थे आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो याद है, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपन ने पढ़े थे उसके अंदर, उसमें कुछ समथिंग वैल्यू क्या आई थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, है कि पिछले इसका निकालो ज़रा, क्या आ रहा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? नहीं रे भैया, 1/, कहाँ से आ रहा? जाओ ज़रा एटम्स में, जाओ ज़रा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, न्यूमेरिकल जो कराया था मैंने, क्या आया था आंसर? कितना? 495 295.48। ठीक है, चलो। तो देखो, अब इसको वो वैल्यू को तो यहाँ नहीं यूज़ कर पाऊंगा फिर मैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर की वैल्यू है। तो देखो, ऐसा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से पता चला कि अगर ये न्यूक्लियस है और मान लो कि ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, तो एक ब्रीफ आइडिया मिल गया, एक ब्रीफ अपने को आइडिया मिल गया कि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा इस वैल्यू से तो छोटा ही होगा, इससे बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहीं से वापस आ गया था। और आपको याद होगा वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक था और वो आपस में टच नहीं हुए थे, बस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ही चला गया था वापस, है ना। यहीं से याद होगा अगर आपको कि भाई आपने जो दूर से भेजा था तो ऐसा गया था, थोड़ा नज़दीक गया था तो ऐसा चला गया था, और नज़दीक था तो ऐसा चला गया था, और एक था जो रिटर्न आ गया था वापस, है ना, यहीं से लेना पड़ेगा उसको वापस, यहीं से रिटर्न आ गया था वापस। तो हमने कहा था अच्छा देखो, ये जो था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, और हमने वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट भी किया, तो वो हमें रफ आइडिया दे रहा था, अच्छा न्यूक्लियस का रेडियस समवॉट इसके आसपास हो सकता है, इससे छोटा ही होगा, एग्जैक्ट वो नहीं मगर उससे छोटा हो सकता है। किसी ने कहा कि एक काम करो, बोले एक काम करो, हाईली एनर्जेटिक और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा दो, है ना। आपको अगर याद होगा कुछ 5.5 या 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ आपने अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किए थे, तो किसी ने रिकमेंड किया कि भैया एक काम करो, उसकी और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा दो, देखते अपन और अंदर तक जाएगा, मगर नहीं, वहाँ पर आगे जाके रदरफोर्ड का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आप हाईली एनर्जेटिक अगर और भी ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को भेजोगे तो वो न्यूक्लियस की और ज़्यादा करीब जब जाएगा तो भैया वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स भी होंगे। न्यूक्लियर फोर्स याद है? न्यूक्लियर फोर्स, अभी चलो ठीक है, नहीं भी याद है तो आगे इसमें पढ़ने वाले हैं आप। तो न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा वहाँ पे। रदरफोर्ड का जो सारा का सारा कैलकुलेशन था, उनका जो पहला पॉस्टुलेट जो था वो था बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। सब कुछ किस पर बेस्ड था? कूलम्स लॉ। और अगर आप बीच में नज़दीक जा रहे हैं, ज़्यादा नज़दीक जाने पे कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो जाता? न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक लिमिटेड रेंज तक होता है ना, वहाँ तक के है। आप उस रेंज के बाहर है तो टेंशन नहीं, मगर तुम उसके रेंज के अंदर हो जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तुमको फील होगा। तो रदरफोर्ड के सारे कैलकुलेशन वहाँ पर क्या हो जाएंगे? गड़बड़ा जाएंगे। तो भैया ऐसा था कि इसी वजह से हम लोग ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए उस तक के, मगर आगे जाके इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब भैया और भी कई अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोमीटर्स आए। अब उसकी मदद से आप वो वैल्यू को इजीली एग्जैक्टली थोड़ा बहुत एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते। मैं बोला अगेन थोड़ा बहुत, एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट वो नहीं है। तो जहाँ तक मुझे कैलकुलेशन में नज़र आया कि अराउंड समवॉट जो है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, या डिस्टेंस ऑफ रेडियस नहीं बोलना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ जो क्लोजेस्ट अप्रोच आता है 4.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स के आसपास होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो सबसे ज़्यादा नज़दीक की वैल्यू बाद में आई 4.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर के आसपास देखा गया।
अब ऐसा है कि यहां पर एक खास चीज ये देखी गई कि सिंपल सी बात है कि मैं कहूंगा कि देखो मेरे हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, तो बोलेंगे सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन। हीलियम एटम के अंदर क्या है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोई अदर एटम लूंगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि ठीक है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का साइज, हीलियम एटम के न्यूक्लियस का साइज और कोई दूसरा एटम जो रहेगा उसके न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एटॉमिक मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एटॉमिक मास नंबर। फिर बाद में देखा जाए वॉल्यूम बोले कौन सा शेप होता है न्यूक्लियस का, तो रफली उसको हम क्या शेप मान के चलते हैं? स्फेरिकल। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अगर ये कांस्टेंट को हटा दिया तो, या फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर r इक्वल्स टू R0, जहाँ पर a रेज टू पावर 1/3, यहाँ पर R0 क्या है बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू आती है 1.2 फर्मी या फेम्टोमीटर बोलते हैं अपन, या फर्मी बोलते हैं इसकी, जिसको अपन लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर। तो भाई ये आपका इस तरह से आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक ऐसा है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जो भी आपको एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है उसके एटॉमिक मास नंबर को डालो यहाँ पे और इस वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से आप उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। अब बात ऐसी है, देखो यहाँ पे कि ये बोला गया, बाद में कहा गया कि देखो जो डेंसिटी होता है किसी भी एटम का, न्यूक्लियाई का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। और आपके स्टेट बोर्ड में जैसा एक जो मैंने रेफरेंस बुक देखा था तो उसमें एक आया था कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एनी एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस और मास नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। देखो ओके, अब अगर मुझे डेंसिटी निकालना है किसी का तो कैसे निकालता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अगर किसी भी मैं न्यूक्लियाई का या किसी चीज़ का निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। चलो मान लो कि मुझे अगर उसका मास कैलकुलेट करना है तो मैं देखूँगा सबसे पहले तो इसका एटॉमिक मास कितना है, मतलब नंबर ऑफ जो भी है, और मल्टीप्लाई बाय उसको मैं लिख सकता हूँ 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और वॉल्यूम जो रहेगा आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अच्छा, पाई कैपिटल आर क्यूब, और आर क्यूब किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? ए को, सॉरी 4/3, हाँ। तो अब ऐसा है कि आर क्यूब किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए को। तो 4/3 पाई जस्ट ए, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ गई। और आपने देखा कि एटॉमिक मास क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एंड नीट के हिसाब से ये सिर्फ आपको याद रखना है और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। मैंने ये क्वेश्चन अभी नोट्स में डाला नहीं, बट डाल दूंगा मैं इंशाल्लाह। क्या चीज़? अरे यार 1/3 था ये, मैं 1/2 लिखते जा रहा हूँ। 1/3। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ध्यान दो कि हमने ये साबित किया कि डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियाई की, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से वो डिपेंड नहीं करता। सिंपल क्यूब रूट लिए ना रे अपन ने, क्यूब रूट लेंगे तो 1/3, वो लिख दिया मैंने, फ्लो में लिख डाला वो, हाँ, तो वो 1/3 आएगा।
जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई मैटर जनरली जो आती है, इट कम्स आउट टू बी, जैसा कि हमने कहा कि सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, है ना, बस साइज़ बढ़ता जाएगा, एटॉमिक मास से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कैलकुलेशन के बाद जो पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई मैटर विल बी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब की जगह में 1 मीटर क्यूब की जगह में आप इतना मास रख रहे हैं, तकरीबन इतनी डेंसिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये सभी चीज़ों को साबित भी करता है ना। जैसे आप देखो, अपन अगर मान के चले न्यूक्लियस एक ड्रॉप के जैसा है, पानी के ड्रॉप के जैसा है, तो एक पानी के ड्रॉप की डेंसिटी अगर मैं देखूंगा कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 का पावर सिर्फ 3 होता, और यहाँ 10 का पावर कितना है, 17 है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी डेंसिटी है यहाँ पे, है ना। तो भैया ऐसा पता चलता है कि देखो, अपने को याद हो रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, उसमें बोले कुछ तो है सेंटर में जो बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत छोटा है मगर बहुत ज़्यादा भारी है, ये बहुत ज़्यादा मास है उसका। ये कब पॉसिबल है, जब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये तभी पॉसिबल है। तो देखो, ये उस कॉन्सेप्ट को भी प्रूफ करता। यहाँ भाई वो जो उन्होंने सोचे थे ना कि कुछ तो है बीच में जो साइज़ में छोटा है मगर मास में बहुत ज़्यादा है, तो बोले ये तभी पॉसिबल जब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जब हम लोग ने यहाँ पर देखा कि भाई सभी न्यूक्लियस का डेंसिटी सब जबरपास सेम ही होता है, और वो कितना आता है, तो ये कैलकुलेशन है उसका, लिख लो। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 टाइम्स ऑफ U and A equals to 56. Find nuclear density. अमजद है क्या इमरान सर? Find nuclear density. आयरन न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक मास कितना है, 55.85 यूनिट। तो भाई सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे अगर इसका डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा, इट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम, मास। तो भाई देखो, आपको करना क्या पड़ेगा, ये किलोग्राम्स में निकालना है। तो मास m इज इक्वल्स टू, एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका, 55 मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस। डायरेक्ट तो दे दिया ना सेम वैल्यू, डायरेक्ट दे दिया ना सेम 55, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे U की वैल्यू से। 55.85 क्या है U की वैल्यू, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, देख कितना रहा मास, करो कैलकुलेट। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 55.85, (93.2695)
93.2695 यानी 93 पॉइंट क्या चीज़ ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लास्ट में डालते हैं, कहने का मतलब वैल्यू ना डाल के। दैट्स गुड वन। कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट जो है अपना वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर सपोज करो जब अपन जाएंगे यहाँ पर वैल्यू डालेंगे मास की, तो 55, चलो ए लिख देता हूँ बस, मैं इसकी जगह ए लिख देता हूँ। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है। अब आर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ए लिख सकते हैं। R0 भी आएगा, R0 ए उसका पावर 3, R0 का क्यूब रहेगा, इसका नहीं रहेगा। हाँ बराबर। तो फिर बाद में ये ए और ये ए हो जाएगा कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 पाई म्हणजे काय 3.14। R0 कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 उसका क्या आएगा क्यूब। तो खैर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, वही आने वाला है। मगर कैलकुलेशन के हिसाब से जो आया 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अपने को सॉल्व तक करते नहीं बैठना है, अपन डायरेक्टली वैल्यू याद रखेंगे। क्योंकि उसने खुद क्या बोला, खुद क्या बोला उसने कि भैया डेंसिटी तो हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है, सेम है। कोई भी आप न्यूक्लिया उठा के देख लो, डेंसिटी तो कैसी आ रही, सेम है। एटॉमिक मास नंबर से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो भैया फिर ये वैल्यू याद रखो 2.29 या 2.3 इंटू 10⁻17। वो हर जगह तो आंसर सेम ही चाहने वाला है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का ही है। The three isotopes of neon (10Ne20, 10Ne21 and 10Ne22) have respective abundance of 90.51%, 0.27%, 9.22% respectively. Full stop. The atomic mass of three isotopes are 19.99 U, 20.99 U and 21.99 U.
respectively. Full stop. Calculate average atomic mass of neon. नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करिए। तो भाई सिंपली करना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन कैलकुलेट करने के लिए इसका 2 मिनट रुक जा, हो गया मेरा। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सभी के एटॉमिक मास को, रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास को उनके परसेंटेज ऑफ एबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का कितना है 19.99 मल्टीप्लाई बाय 90.51 प्लस 0.27 मल्टीप्लाई बाय 20.99 पॉइंट है। और तीसरा कितना है 9.22 मल्टीप्लाई बाय 21.99 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड बाय क्या करेंगे आप 100 करें फ्रैक्शन। अब वो कैलकुलेशन करेंगे, चलेंगे क्या है, देखो क्या था कैलकुलेट करके, अप्रॉक्स मत कैलकुलेट करना इसको। इसका कुछ आएगा 20.1817। आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहे हैं ना। भैया देखो बोर्ड अब नीट में ठीक है, नीट में ठीक है तुमने अप्रॉक्सीमेटली लेकर कर ले रहे, बोर्ड में नहीं चलेगा अप्रॉक्स। हाँ इसको 20 पकड़ लो, है ना, बोले इसको क्या पकड़ते, बोले इसको 21 पकड़ लो, इसको 22 पकड़ लो। हाँ ऐसी नहीं चांसेस मैं बोल नहीं सकता भी नीट में एग्जैक्ट। अगर इन केस मान लो माइन्यूट डिफरेंस है, यहाँ पर इतना ही डिफरेंस आ रहा, तो फिर भैया आपको तो पूरा एक्यूरेटली सॉल्व करना है। और अगर मेजर डिफरेंसेस आ रहे तो फिर तो लॉजिक है, इतना एक्यूरेटली कहाँ सॉल्व करते बैठे, है ना। चलो आखिरी क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ क्या रे जी germanium nucleus given its mass to be approximately 69.924 U। ये बिना लॉगबुक के तुम्हारे से सॉल्व नहीं होगा। और रही बात अगर नीट के हिसाब से, तो फिर वो मुझे लगता है कि ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे तुम्हारे को। जैसे जर्मेनियम का तो ठीक है, लॉगबुक लगेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले पार्ट की, रेडियस की, r इक्वल्स टू r0 a रेज़ टू पावर 1/3। R0 तो 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 होता है। A कितना होता है 69.92
और उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा आपको। अब क्यूब रूट लेने के लिए क्या, सेवनटीन ले लो, फिर 17 का क्यूब रूट निकालो। हाँ तो दिया ना, मेंशन किया हुआ ना ऑलरेडी क्वेश्चन में। आप जो बोल रहे ठीक है अप्रॉक्सीमेट ले रहे हो 70, मगर ऑलरेडी इसने मेंशन किया है कि आपको ये वाला एटॉमिक मास नंबर लेना है। ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ना, तो आपको ये बोर्ड वाले ध्यान दो रे भाई नालायको, है ना। यहाँ पर तुम 70 लेके मत चलाना काम, तुमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो तुम अगर सोच रहे होंगे कि अगर 70 होता सर कितना अच्छा होता, हो बिल्कुल अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारे उसमें डायरेक्ट निकल जाता था फैक्टर। वो आखिर में है ना, लॉगबुक के अंदर एक पेज है, बताओ लॉगबुक का है, लॉगबुक निकालो। नालायकी जाएंगी नहीं तुम्हारी। बोला कि हमेशा लॉगबुक साथ में रखो, डूबो। मेरा का क्या है, अगर आप देखेंगे पावर्स एंड फैक्टोरियल्स करके आएगा, लास्ट सेकंड पेज है, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स। नहीं इसमें नहीं है वो, ये लो बेटा, सब में नहीं है वो, कुछ बुक्स में है। क्यूब रूट का है क्या उसमें, देखो एक मिनट, क्यूब रूट का है क्या वो, सबके इसमें नहीं रहता वो, मतलब कुछ कुछ बुक्स में वो पावर्स एंड फैक्टोरियल्स के क्यूब रूट का भी है। x का पावर 1/3, तो उसमें अगर x का पावर 1/3 डायरेक्ट 70 के रो में देखता मैं क्या वैल्यू आ रही है ना। वो तो नीट में चल जाएगा वो अप्रॉक्सीमेट करके, यहाँ नहीं चलता ना, बोर्ड में नहीं चलता ना, बोर्ड में लॉगबुक का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो वो जो पहला दिन बताया था ना मैंने, फर्स्ट डे में मैंने बताया था तरीका इसका, 1/3 log ऑफ 69.92, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, इसका मेंटी से निकालो, उसकी वैल्यू आएगी, उसको 3 से डिवाइड करो, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर उसका एंटी लॉग निकालो, फिर प्रॉपर डेसिमल प्लेस करो। तो ये तरीके से इसका आपका 2 मिनट के अंदर क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं नीट के हिसाब से ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट लेके चल जाएगा, है ना। आपको उसमें तो अप्रॉक्सीमेट ही लेना पड़ेगा, 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा और उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर इसका आंसर जो आएगा, मेरे पास कुछ ऐसा आंसर नहीं है, देखना पड़ेगा। क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, ये कुछ समवॉट आएगा 4.95 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 4.95 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और रही बात अब आपके डेंसिटी को निकालने के लिए, भाई तुमको वैल्यू याद है, मगर तुम डायरेक्ट डेंसिटी वैल्यू मत दिखना, तुमको थोड़ी सी एक्टिंग करना पड़ेगा। कैसा, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। फिर आप लिखेंगे a इंटू यू 4/3 पाई r³, है ना। फिर वो वैल्यू डालेंगे आप, a इंटू यू 4/3 पाई 1.2, या चलो r0 लिख देता हूँ अभी का, उसका क्यूब इंटू a, ये कटा कटा, फिर कम से कम वैल्यू लिख देना, है ना। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू लिख दो, r0 की वैल्यू लिख डालो। फिर उसके बाद भले ही तुम लिख सकते हैं 2.29 या 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बाद में लिखना उसके, है ना। तो डायरेक्ट तुम सोच रहे होंगे अरे डेंसिटी की वैल्यू मुझे याद है ना, तुम तो डायरेक्ट लिखने की सोचेंगे, नहीं नहीं, क्या करना, ये ऐसा फॉर्मूला लिख लिए, थोड़ी सी काट छाट कर लिए, वैल्यू डाल दिए, तुमको टाइम ज़्यादा है और बेहतर एक्टिंग कर सकते, तो फिर क्या करना, एक आध दो स्टेप कर लेना, फिर आखिर में आंसर लिख देना। डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में, समझे ना।
ठीक है।